हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपीपीएससी बिल्कुल तैयार है एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर। आप लोग लगातार देख रहे होंगे, अपडेट भी आपको मिल रही होगी। मैं मॉर्निंग में एक सेशन आपको देता हूं जिसमें मैं आपको सारे जॉब्स के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है उससे मैं आपको अवगत कराता हूं। तो एलटी ग्रेड के लिए भी तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ पर 2 शिफ्टों में, यानी कि जो पहला शिफ्ट है दिसंबर में होने जा रहा है। अभी जो शेष विषय बचे हुए हैं उनको भी जनवरी या फिर मध्य फरवरी से पहले पहले करवा लेने की पूरी योजना बनाई जा रही है। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, बिल्कुल भी समय जाया मत करिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आपको एक तो नौकरी के लिए अवसर मिलता है, ऊपर से अगर आप इसे किसी भी भ्रम में आके गंवा देते हैं तो बहुत नुकसान आपका हो जाता है। तो आप लोग लगे रहिए। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता और जीडीसी के लिए मॉक टेस्ट की जो मॉडल पेपर आपको करवाए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट एक अलग से बनाई गई है। उसमें अब तक 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये आपका 14वां वीडियो है। और सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं, सभी प्रश्नों को बहुत सावधानी से चुना जाता है। जिस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक कुछ कितना इंपॉर्टेंस दिया गया, वर्तमान में जो परीक्षाएं आयोग ले रहा है उसमें किस प्रकार से चेंजेस कर रहा है, सबको ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी से प्रश्न यहाँ पर चुने जाते हैं। जो लोग अपने आप को जीएस में थोड़ा वीक महसूस करते हैं, जिनको लगता है कि जीएस में उनका ग्रिप नहीं है, उनसे बस यही कहना है कि ये जो सारे वीडियोज़ हैं इनको आप लोग देख डालिए, बल्कि यूँ कहिए कि 2-3 बार देख के रट डालिए और डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मॉक टेस्ट नंबर 13 में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था जिसका बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। आप लोगों से प्रश्न ये पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। 16 अक्टूबर 1905 इसका आंसर था। ठीक है, और आज के वीडियो में भी अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको देना अपरिहार्य है। अपरिहार्य क्यों है? क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार करते हैं, एग्जाम में फिर दोबारा से गलती नहीं होती है और आप उन लोगों से बहुत आगे रहते हैं जो लोग आंसर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। इसका जो 80वां सत्र है, यानी कि 18th नहीं है, 80th सेशन है, इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो 80वें सत्र की जो अध्यक्ष हैं एनालेना बेयरबॉक, ठीक है, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। एनालेना बेयरबॉक यह किस देश की पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं? ये हैं एनालेना बेयरबॉक, जो कि यूएनजीए के 80वें सेशन की वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं एनालेना बेयरबॉक। देखो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में हो सकता है कि 79th, यानी कि इसके पहले का जो सत्र हुआ है उसके अध्यक्ष के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो इसके पहले यानी कि 79 सत्र के अध्यक्ष कौन थे? कैमरून फिलेमॉन योंग। ठीक है, याद रखिएगा। और यूएन नेशन जनरल असेंबली का ये जो सत्र चल रहा है, 80वां सत्र, यह 9 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा के बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। नीरज चोपड़ा 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने टोक्यो में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। इसके बाद जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर जीता था। तो पहला कथन आपका करेक्ट है। 2016 से भारतीय सेना में जूनियर कमिश्नड ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, ये भी आपका करेक्ट है। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि सेना द्वारा प्रदान की गई है, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। सभी तीनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, याद रखना कि नीरज चोपड़ा को 2021 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, 2018 में अर्जुन अवार्ड और 2022 में पद्मश्री भी इनको प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में सारे मैं आपको करवा देता हूँ इसी एक प्रश्न में। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2025, अब इसका सेशन याद रखना कि ये कौन सा संस्करण था। तो याद रखना कि यह कांस फिल्म फेस्टिवल का 78वां संस्करण था। कौन सा था? 78th। ठीक है, बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है कौन सा अवार्ड? तो इसे कहते हैं पाम डी ओर। पाम डी ओर अवार्ड दिया गया था अनसिंपल एक्सीडेंट को। विकल्प ए आपका करेक्ट है।
यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिए। अनसिंपल एक्सीडेंट यानी कि जो बेस्ट मूवी के लिए दिया गया पाम डियोर अवार्ड है, अनसिंपल एक्सीडेंट। इसके निर्देशक कौन है? ईरान के जाफर पनाही हैं, ठीक है। और ध्यान देना, ये ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार दिया गया था, एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसका नाम है सेंटिमेंटल वैल्यू। सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया है ग्रांड प्रिक्स अवार्ड। यह नॉर्वे की मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं जोआचिम ट्रायर, ठीक। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बेस्ट एक्टर ब्राज़ील से हैं, नाम है इनका वैगनर मोरा, फिल्म का नाम है द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांस से हैं, नादिया मेलेटी, फिल्म का नाम है द लिटिल सिस्टर्स और बेस्ट डायरेक्टर हैं ब्राज़ील से ही क्लेबर मेंडोका, फिल्म का नाम द सीक्रेट एजेंट ही है, ठीक है। यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसके इतर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। इतर समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। कांस फिल्म फेस्टिवल, एक प्रश्न और बनता है, इसको मैंने अलग से करवा दिया है। बताइए कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 ज्यूरी अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है? कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सीरत, साउंड ऑफ फॉलिंग, उपरोक्त दोनों, लीव वन डे। सही जवाब दोस्तों इसका है दोनों को दिया गया है, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। अब ये जो सीरत है ना, इसके निर्देशक कौन है? ओलिवर लेक्स हैं। और साउंड ऑफ फॉलिंग के निर्देशक है मास्टर सेलिंस्की। याद रखिएगा कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल का 78वां संस्करण जब स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले जो मूवी दिखाई गई थी उद्घाटन फिल्म, ये फ्रांस की एक मूवी है लीव वन डे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बेस्ट फीमेल फुटबॉलर ऑफ द इंडिया, ये चुनी गई हैं सौम्या गुगलोंथ। क्या नाम है? सौम्या गुगलोंथ। ये तस्वीर देखिए, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, ये हैं सौम्या गुगलोंथ, जिनको AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंतर्गत बेस्ट फीमेल फुटबॉलर चुना गया है। और ये अगर बात करें मेन के बारे में, ठीक है, तो पुरुषों में जो बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड गया है, ये कौन है? मोहन बागान सुपर जायंट के डिफेंडर सुभाषिस बोस, ठीक है। दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। आयोजन जो था भुवनेश्वर में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर ईस्ट बंगाल की फॉरवर्ड सौम्या गुगलोंथ को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुने गए हैं मोहन बागान सुपर जायंट के डिफेंडर सुभाषिस बोस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया गया या किस दिन मनाया जाता है? क्योंकि फिक्स रहता है डेट चेंज नहीं होता है इसमें। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे दोस्तों ये होता है प्रतिवर्ष 17 मई को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 16 मई, 18 मई और 21 मई की डेट भी इंपॉर्टेंट है। 16 मई को मनाते हैं सिक्किम का स्थापना दिवस, आपको पता ही है। सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में। रट लेना क्यों? क्योंकि कई बार कई सारे स्टेट आपको दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, आपसे कहा जाएगा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इसी में सिक्किम को रख देंगे, ठीक है, और इसी में गोवा को रख देंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताओ कालक्रमानुसार कौन पहले बना, कौन सा बाद में बना, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो कौन सा स्टेट कब बना, ये बिल्कुल जब स्टेट का नाम आए ना उसी समय सोचा करो, तो कभी भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। आपके दोस्त वगैरह कहाँ कहाँ पर रहते हैं उनके बारे में सोचो कि वो जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट कब बना था, ठीक है, उसके बारे में जानने का प्रयास करो। इससे आपका जो GS होगा ना वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 18 मई को मनाया जाता है म्यूजियम दिवस, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये होता है 21 मई को, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में असुमेलित की पहचान करिए। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट ट्रेंड पर आधारित है। ऐसे प्रश्न आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं आपसे कि विश्व दुग्ध दिवस ये मनाते हैं 1 जून को, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों ये होता है 7 जून को, क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। अच्छा ये बताओ कि 31 मई को क्या मनाते हैं? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, फटाफट बताओ किसके दिमाग में आ गया इसका आंसर। आ गया तो लिख दो, ठीक है। और बाल श्रम निषेध दिवस ये होता है 10 जून को, ठीक है, 10 जून को होता है क्या। अब इसमें जो असुमेलित है वो आपको पहचानना है, ये कौन सा इसमें सही नहीं है। देखो दोस्तों बाल श्रम निषेध दिवस ही यहाँ पर असुमेलित है, ये गलत है आपका, ये होता है 12 जून को, ठीक है। और विश्व रक्तदाता ये जो वर्ल्ड
ब्लड डोनर डे होता है, विश्व रक्तदाता दिवस, इसे मनाते हैं 14 जून को, 2 दिनों के बाद। यानी कि बाल श्रम का निषेध करेंगे, 2 दिन के बाद जाके हम खुद दूसरों की सेवा में अपना खून दे के आएंगे। तो ऐसे रट लेना इसको, ठीक है। सारी बातें क्लियर। 31 मई वाला जवाब देना आप लोग। नेक्स्ट है आपका आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब के लेखक कौन है? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब के लेखक शशि थरूर, नजमा हेपतुल्लाह, बानो मुश्ताक, सुधा मूर्ति, ठीक है। सही जवाब बताना इसका, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है। नजमा हेपतुल्लाह की भी एक किताब है जो कि इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम क्या है? इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। ये किताब नजमा हेपतुल्लाह की है। बानो मुश्ताक की एक किताब है हर्ट लैम्प। अभी एग्ज़ाम में आया था यूपीपीसीएस की परीक्षा में कि बानो मुश्ताक, और ये देखो ये जो किताब है ना हर्ट लैम्प, ये कन्नड़ लेखिका हैं बानो मुश्ताक, और एक और हैं, इनका नाम क्या है? दीपा भास्ती, ठीक है। दीपा भास्ती और बानो मुश्ताक को इसके लिए क्या दिया गया है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी किताब हर्ट लैम्प ये कन्नड़ में लिखी गई, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है दीपा भास्ती के द्वारा। तो ये अभी आया था पीसीएस 2025 में, इसको रट लेना आप। नेक्स्ट है आपका कि नॉर्थ ईस्ट में ग्लोबल इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन का आयोजन 23-24 मई को कहाँ पर आयोजित किया गया था? अभी फिलहाल तो प्रश्न खत्म हो गया, मतलब अब पूछना ही नहीं जाता, लेकिन पहले पूछते थे कि 7 सिस्टर का भाई कौन सा है, ऐसे पूछते थे क्वेश्चन, ठीक है। खैर अब ये नहीं होता है क्योंकि वो जो भाई वाला तमगा था वो ख़त्म कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में ग्लोबल इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन का आयोजन 23-24 मई को किया गया था। कहाँ पर? तो दिल्ली में किया गया, ठीक है। हालांकि बात यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में जो ग्लोबल इन्वेस्ट होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन सम्मेलन दिल्ली में किया गया ताकि लोग यहाँ पर आसानी से पहुँच सकें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बताइए कि 2025-26 के लिए धान की सामान्य किस्म का समर्थन मूल्य क्या होगा? अगर आप 2018 का एलटी ग्रेड का अगर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि जितने भी प्रश्न साइंस पर पूछे गए थे ना, साइंस में उन्होंने ज़्यादातर प्रश्न बायो पर पूछे थे, और बायो में भी घुमा फिरा कर सारे प्रश्न वो एग्रीकल्चर पर लेके गए थे, ठीक है। कई बार तो बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये पेपर जो है वो मतलब कृषि विज्ञान का तो नहीं है मैं भी जो कुछ भी हो, तो मैं आप लोगों से कई बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो किसी भी एग्ज़ाम का है, अगर यूपीपीएससी ने उस परीक्षा को करवाया है तो पेपर आप लोग देखा करो। और इसीलिए मैंने 2018 से लेकर और 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनका एक मास्टर वीडियो बना दिया है। उसमें सारे पीसीएस के पेपर आपको मिल जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ करवा दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट एग्जाम होता है ना उसको भी मैं करवाता रहता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं लेकिन मेरा काम है करवाते रहना। वैसे भी सिलेक्शन भी तो आप लोग देख रहे हैं ना, परसेंटेज कितने कम होते हैं। तो जो लोग हर क्वेश्चन को देखते हैं सिलेक्शन भी वही लोग पाते हैं। तो आप लोग ये प्रयास किया करो, सिर्फ न्यूज़ तक मत रहा करो, जो भी पढ़ाया जाता है चैनल पर कम से कम उतना तो आप जरूर पढ़ा करो, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी होता है वही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। वर्ष 2025-26 के लिए धान की जो सामान्य किस्म का समर्थन मूल्य है, देखो धान की 2 किस्में होती हैं, एक सामान्य किस्म होती है और एक होता है ग्रेड ए, बहुत अच्छा जो होता है, जैसे कि बासमती वगैरह होता है ना। तो ग्रेड ए की जो कीमत है उसकी कीमत ज़्यादा रखी गई है। तो देखो यहाँ पर जो सामान्य किस्म है उसका समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? 2369 रुपया रखा गया है, ठीक है। कितना रखा गया है? 2369 रुपया। बहुत सारे लोग तो लिख दो ना, ये 69 पढ़ लेते हैं, हिंदी में 69 नहीं कह पाते हैं, 79 कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। ये हालत हो गई है हिंदी की। अभी आप हिंदी में सर्च करो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, उसी को इंग्लिश में सर्च करो मिल जाता है। और 20 रुपये ज़्यादा कर दिया गया है। जो ग्रेड ए के धान होंगे उनकी कीमत 2389 रुपये रखा गया है। और इसी प्रकार से जो बाजरा और रागी है ना उसके लिए भी बाजरा प्रति क्विंटल कर दिया गया है 2775 रुपये, रागी की कीमत रख दी गई है 4886 रुपये। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल रट लेना। इस पर एक अलग वीडियो भी मैं आपको दूंगा, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में 1-2 बन जाएंगे, 5-7 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? MSP कहते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन जो है तय करता है? देखो यहाँ पर 2 संस्थाएं होती हैं, CACP, ये सारी गणना करके
क्या कहता है कि हाँ इसकी जो तय कीमत है इतनी होनी चाहिए, लेकिन अंतिम रूप से मंजूरी कौन देता है? कैबिनेट देता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो कभी भी मत लगाना कि CSCP जो है वो मंजूरी देता है। CSCP केवल तय करता है, मंजूरी कौन देता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट समिति होती है, कमेटी होती है। ठीक है, याद रखना इसको। तो कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CSCP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की संस्तुतियों के आधार पर नए समर्थन मूल्य को मंजूरी कौन देता है? PM मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में असुमेलित की पहचान करिए। अब इसमें देखो, हाल ही में आपको पता ही होगा, मई जून का महीना काफ़ी जो है डिस्टर्बिंग रहा था। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, भारत में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई अप्रैल मई में, उसके बाद जून जुलाई तक, और अभी भी जो हालात हैं वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए, हम बात करें जैसे कि ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये स्टार्ट किया गया था इजराइल ने, ये बिल्कुल सही है, इजराइल ने शुरू किया था। ईरान के जो भी उसके परमाणु वाले केंद्र हैं जहाँ पर वो अपने परमाणु हथियार वगैरह रखता है, उस पर जो भी मतलब उनके पास सैन्य व्यवस्था वाली जो भी जगह थी उस पर उन्होंने अटैक कर दिया था। नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक, अब बदला तो लेना ही था, क्योंकि बदला लिए बगैर ह्यूमन टेंडेंसी होती है भाई, तुम हमको मारोगे हम तुमको मारेंगे। तो ईरान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ये तीसरा संस्करण था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये किसने शुरू किया? ईरान ने शुरू किया, ये भी आपका करेक्ट है। अब दोनों में लड़ाई हो रही थी, तो जो भारतीय फंसे हुए थे इजराइल और ईरान में, उनको भारत लाया गया ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत। ठीक है, तो तीनों आपके करेक्ट हैं, ये बिल्कुल रट लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस पर मेनार और खींचन आर्द्रभूमि वेटलैंड को रामसर स्थल में शामिल किया गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? मेनार और खींचन ये जो वेटलैंड्स हैं, इनकी लोकेशन राजस्थान में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करें मेनार कहाँ पर है, तो मेनार मिलेगा आपको उदयपुर में, और खींचन मिलेगा फलौदी में। ठीक है, और इसी के साथ भारत में अब कुल जितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, इनकी संख्या बढ़ के 91 हो गई है, 91। और याद रखना कि रामसर साइट में सबसे अधिक रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है, और दूसरे स्थान पर कौन है? यूपी है। ठीक है, ये इसको भी याद रखना। यूपी में कितनी हैं? 10 रामसर साइट हैं, फिलहाल तो 10 हैं। और ये जो उदयपुर और फलौदी के बाद राजस्थान में देखें तो सांभर झील और केवलादेव बना था 1981 में, सांभर झील बना था 1990 में। नाउ उदयपुर और फलौदी में मेनार और खींचन। तो राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 4 हो गई हैं, याद रखना इसको भी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 8वां, 5वां, 10वां, या फिर पहले स्थान पर है भारत? तो काश कि ऐसा होता, ऐसा तो है नहीं, और हम हैं 10वें स्थान पर। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जितने भी इंडेक्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स अब तक आई हैं 2024 से लेकर टिल नाउ, अब तक 2024-25 में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं ना, इस पर मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके इसको ज़रूर वॉच कर लेना। यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलने वाले हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसे कौन पब्लिश करता है? 2005 से यह जो रिपोर्ट है ये आती है। कब से? 2005 से। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जर्मन वॉच, अब 2 संस्थाएं और हैं जो कि जर्मन वॉच की सहयोगी हैं। इसमें एक है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ गया कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच ही अगर याद है आपको, तब भी आपका जो आंसर रहेगा वो करेक्ट रहेगा। इंडिया फिलहाल देखा जाए तो 2025 में 10वें स्थान पर है। हालांकि हालात जो 2024 में थे थोड़े बेहतर थे। 2024 में भारत जो था वो 7वें स्थान पर था, अब 10वें पर पहुंच चुका है। और भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। ये प्रश्न भी कई बार बन जाता है। अब एक लाइन में लिख दिया है तो इसको महत्वहीन मत समझना। कई बार ना यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि भारत ने कब तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 2047 दे देगा, 2070 दे देगा, 2065 दे देगा, 2033 दे देगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रट लो, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है
51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आपको पता है ना कि G7 का सदस्य भारत जी या नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत को इनवाइट किया गया था गेस्ट वाले में, गेस्ट कंट्रीज़ में। तो G7 शिखर सम्मेलन 51वां वाला ये कहाँ पर हुआ? अजरबैजान में नहीं, ये हुआ था कनाडा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में 16 से 17 जून 2 दिन हुआ। और ध्यान देना कि ये कनाडा का एक स्थान है, अब ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ो, कनाडा बस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, IPL के 18वें सीजन का उपविजेता कौन रहा? देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे, रनर अप के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। रनर अप कौन रहा था? रनर अप कौन रहा था ये आपसे पूछ रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स 11, गुजरात टाइटंस या मुंबई इंडियंस, ठीक है। अब विनर तो आपको शायद पता हो, लेकिन यहाँ पर रनर के बारे में बात हो गई कि रनर अप कौन रहा, तो ये था आपका पंजाब किंग्स 11। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, याद रखना। विजेता आपका बना था रॉयल चैलेंजर्स, RCB बना था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो पंजाब किंग्स 11 ये बन गया था आपका रनर अप, ठीक है, याद रखना इसको। और अब्दुस समद, दसवंत और वसावन। अब चलिए करंट आपका यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कुछ और भी टॉपिक हैं उनको भी देखते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का प्रश्न है, बताइए कि अब्दुस समद, दसवंत और वसावन किस मुगल बादशाह के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। आपको पता ही है जहांगीर भी एक अच्छा मतलब चित्रकला प्रेमी था, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर है वो अकबर रहेगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? बताओ कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा तो फैलता है, ये तो संक्रामक है। टाइफाइड भी संक्रामक है, ठीक है। क्षय रोग तो है, ये कैंसर संक्रामक नहीं होता है। ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? पहले तो ये बताओ कि ये जो वुड डिस्पैच था आया कब था, कब आया था? फटाफट बताओ कब आया था, याद आया? 1854 में आया था, ठीक है। अब बताओ कि कौन सा प्रावधान था जो कि वुड डिस्पैच में नहीं था? महिला शिक्षा को शामिल किया गया था, शिक्षा का माध्यम जो था वो अंग्रेजी किया गया था, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति की स्थापना की गई थी, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी। कही गई थी क्या? नहीं कही गई थी भाई साहब। यहाँ पर जो हाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी इंग्लैंड विश्वविद्यालय की तर्ज पर, लेकिन ये स्थान यहाँ पर गलत दिए गए हैं। जो आपके स्थान हैं वो कौन कौन से थे? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास थे, ठीक है, बाकी सब सही है। वुड डिस्पैच 1854, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेना, इसमें गलती मत करना एग्जाम में अगर आ जाए, ठीक है। अगला है, बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन को स्टार्ट किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी आपको पता है? 1906 में हुई थी। और 1906 में ही बंगाल में जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उन्होंने अहरार आंदोलन स्टार्ट किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें जो अंग्रेज हैं उनके कहने में नहीं आना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, ठीक है। तो अहरार आंदोलन 1906 में स्टार्ट किया गया था। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अहरार आंदोलन के नेता कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली थे, हकीम अजमल खान थे, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जाफ़र अली, ये सब लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो आपको पता है ना कि कांग्रेस की स्थापना हुई है यहाँ पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1889 में अंग्रेज़ों को लगने लगा कि कांग्रेस का समर्थन अगर हमें नहीं मिला तो एक नया आंदोलन स्टार्ट हो सकता है, जिसके लिए लंदन में एक कमेटी बनाई गई विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और क्या कहा गया था? जो कमेटी बनाई गई ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब ये जो कमेटी थी इसको मतलब इसने ये कहा कि हमें एक मैगज़ीन छापना चाहिए जो कि इंडिया से इंग्लैंड तक हमको सूचना पहुंचाती रहे। तो इंडिया, ये जो पत्रिका शुरू की गई साप्ताहिकी थी ये, इसका नाम रखा गया था इंडिया, ये याद रखना। अगला है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके घटनाओं को कालानुक्रम में रखिए।
जो यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल है, चंपारण सत्याग्रह है। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही है, मतलब कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। आपको पता ही है, सबसे पहले तो चंपारण वाला आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हो गई, ये 1918 की घटना है। उसके जस्ट बाद ही 1918 में ही खेड़ा का सत्याग्रह हुआ, ठीक है। और रॉलेट एक्ट ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो क्रम बनेगा आपका क्या? 4-3-1-2 बनेगा, 4-3-1-2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि चंपारण में गांधी किसकी रचना है। एक किताब है चंपारण में गांधी, एग्जैक्टली किताब का नाम है चंपारण में महात्मा गांधी। तो यह रचना है किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ये आप कवर देखिए, बिल्कुल आपको याद रहेगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंपारण में महात्मा गांधी। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो किसान है वो नील की खेती कर रहे हैं, ठीक है। और ये खेत जुते हुए खेत हैं। बहुत ही अच्छा कवर मुझे लगा था ये। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध है। इमरजेंसी की बात हो रही है यहाँ पर। इमरजेंसी का उपबंध भाग 15 में किया गया है क्या? भाग 15 में तो आपका मिलेगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। भाग 16 में कुछ विशेष जातियों के लिए उपबंध मिलेंगे आपको। 17 में क्या मिलेगा? भाग 17 तो भाषा से संबंधित है, तो उत्तर तो डी यहाँ पर आपका बन रहा है। भाग 18 इसी में मिलेगा आपको आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है। या तो संपूर्ण भारत में, या फिर अगर लगा कि नहीं भाई हम यहाँ पर पूरी बात कहाँ करें, ये वाला एरिया डिस्टर्ब है, तो यहीं पर होगा। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1976 में हुआ था। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला है किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। यह वेंकटचलैया समिति थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और समिति ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति में एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हों, ठीक है। ध्यान देना कि राज्यपाल को शामिल नहीं किया गया था। एग्जाम में कई बार आता है, उसमें राज्यपाल का ऑप्शन रहता है, तो वो राज्यपाल वाला आप हटा देना। नेक्स्ट है आपका बुध ग्रह के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, करेक्ट है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, ऐसा तो है नहीं, आपको पता है। ये कौन सा है? सूर्य हो गया। सबसे पहले मिलेगा आपको बुध, फिर मिलेगा आपको शुक्र, फिर मिलेगा आपको पृथ्वी, फिर मिलेगा मंगल। तो सबसे निकट आपका जो है वो शुक्र है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, करेक्ट है। मतलब जो वर्ष होता है ना, देखो वर्ष का मतलब क्या होगा, ये हम आपका हो गया सूर्य, इसका चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा वही तो हो जाएगा 1 ईयर। तो बुध को लगते हैं मात्र 88 डेज, ठीक है, 88 दिन ही लगते हैं। और इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये बहुत निकट है ना, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा इसका तापमान रहता है 560 डिग्री सेल्सियस। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, करेक्ट है। इसमें पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थिति में होती है, ये भी करेक्ट है। 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, तो यहाँ पर तो ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य की जो असंबद्धता होती है, यहाँ पर देखो बात क्या हो रही है, पृथ्वी का ये अंदर की जो बनावट होती है ना, उसमें जो निचला क्रस्ट होता है बीच में थोड़ी सी असंबद्धता है। इसके बाद ये वाला आपका होगा ऊपरी मेंटल है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं मोह असंबद्धता कहते हैं। मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, फिलहाल इसका उत्तर ऑप्शन ए है, ठीक है। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जानवर, वनस्पति और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स जो प्रवाल होते हैं ना, ये डेवलप होते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में। विकल्प सी आपका करेक्ट है। तो कुल मिला के 30 प्रश्न आपके हुए। कितने प्रश्न आपको ऑलरेडी आते थे, कितने प्रश्न आपने नए सीखे हैं, और जो पिछला प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको हर प्लेलिस्ट में यानी कि हर वीडियो में आपको 30-30 प्रश्न दिए गए हैं। तो लगा डालिए जाके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, फटाफट आप कर सकते हैं। और सारे वीडियोज़ आप रट डालिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अब ये क्वेश्चन है फॉर यू, आपको इसका उत्तर देना है, और क्योंकि जो आपका अगला मॉक टेस्ट होगा 15 वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? डोबर, कुक, डेविस या फिर बेरिंग। ठीक है। और रही बात दोस्तों ये कि जो लोग अभी तक करंट अफेयर की PDF नहीं ले पाए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।